आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस एस लाइफ टाइम में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास क्या है, इतिहास जानने के स्रोत क्या है और हमें इतिहास क्यों जानना चाहिए। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम जानते हैं इतिहास क्या है। ठीक है, आप सभी इस परिभाषा को समझने का प्रयास करें कि इतिहास क्या है। अगर आप इस बात को समझ लेते तो इतिहास को जानने और समझने में बेहद आसानी होगी। इतिहास सिर्फ और सिर्फ एक बीता हुआ समय है। इतिहास क्या है? सिर्फ और सिर्फ बीता हुआ समय है और इस समय के लोगों को समझने और जानने का जो संसाधन उपलब्ध है उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास सिर्फ और सिर्फ बीता हुआ समय है और इस समय के लोगों को समझने और जानने का जो संसाधन उपलब्ध है उसे हम इतिहास कहते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इतिहास किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको इतिहास की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात आती है इतिहास के जनक किसे कहते हैं। तो इतिहास के जनक हम कहते हैं हेरोडोटस को। किसे कहते हैं? हेरोडोटस। आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इतिहास के जनक किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री से आप इसे हेरोडोटस याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम जानते हैं इतिहास क्या है। ठीक है, जिस तरह से आपको अगर अपने परिवार के विषय में जानना होता है तो अपने बुजुर्गों का सहारा लेते हैं, जैसे दादा दादी या फिर नाना नानी। इनकी मदद से आप अपने परिवार के विषय में हर एक जानकारी को एकत्रित करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको इतिहास जानना है तो उसके लिए आपको पुरातत्व, पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि यही वो मूल हैं जिनसे आप इतिहास की जड़ को समझ पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जानेंगे पुरातत्व किसे कहते हैं, क्योंकि पुरातत्व ही ये मूल है इतिहास का जिसे आपको सबसे पहले समझना चाहिए और जानना चाहिए। ठीक है, पुरातत्व होता क्या है? प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, जैसे इमारत या फिर मंदिर या फिर भवन या निर्माण कार्य में जो भी वस्तुएं प्रयोग लाई गई, उन वस्तुओं का अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है और इनका अध्ययन करने वाले लोग पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। आई होप ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी। अगर नहीं याद हुई तो फिर से समझने का प्रयास करें। प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, जैसे इमारत, मंदिर या फिर निर्माण कार्य में जो भी चीज़ें प्रयोग में लाई गई वस्तुएं थी, उनका अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है और इनका अध्ययन करने वाले लोग पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो भी सामग्री उपलब्ध थी, इतिहासकारों ने उस सामग्री के उपलब्ध होने के अनुसरण ही उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। नंबर एक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक जिसे हम पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? अब ये प्रश्न बड़ा बनता है। प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आप इसे समझने का प्रयास करें। प्राक ऐतिहासिक काल वह ऐतिहासिक काल था जिसमें कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई। आप इसे कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, वह कालखंड जिसमें किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं या प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अब आप पूछेंगे पाषाण काल के नाम से इसे हम क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर पत्थर की खोज हुई थी सर्वप्रथम और इसीलिए पत्थर को हम पाषाण कहते हैं और इसीलिए इसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत आपको पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, साथ ही साथ ताम्र पाषाण काल का भी अध्ययन करना होता है। ठीक है, नंबर 2 पर आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल वह कालखंड था जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त थी किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं, वह कालखंड जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका और इसीलिए इसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांसे की खोज हुई थी। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? कांसे की, और इसीलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको हड़प्पा की सभ्यता जैसा लिखा दिखाई दे रहा है, ये आपको सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पढ़नी होती है। इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता का भी अध्ययन करते हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी अध्ययन करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल के बाद आता है ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल में लोहे की खोज हुई थी और इसीलिए इसे हम लौह युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लौह युग के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बात कॉमन निकल कर आती है, वो बात ये है कि देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री प्राप्त हुई किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री प्राप्त हुई और उसे पढ़ा भी जा सका। इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल का मानव लिखना जान चुका था। ये बिल्कुल सही बात है कि वह लिखना जान चुका था, है ना। ये बात कॉमन निकल कर आए कि प्राचीन काल का जो मानव था वह लिखना जान चुका था। लेकिन बड़ा प्रश्न ये बनता है कि वह लिखता किस पर था। प्राचीन काल का मानव किस पर लिखता था, ये बड़ा प्रश्न बन सकता है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर जाने उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा। वो बात ये है कि प्राचीन काल का मानव रहता कहाँ था। आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, प्राचीन काल का मानव रहता कहाँ था। तो आपका आंसर होगा जंगलों में। प्राचीन काल का मानव कहाँ रहता था, जंगलों में। बिल्कुल सही जवाब है। अब जब वो जंगलों में रहता था तो उसके पास संसाधन कौन से उपलब्ध थे। भाई जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती, चट्टानें होती, पत्थर होते, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, नहीं ना। तो वह प्राचीन काल का मानव जब जंगलों में रहता था तो लिखेगा किस पर, जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं उन पर लिखेगा, उनकी पत्तियों पर लिखेगा, या फिर चट्टानों पर लिखेगा, या फिर पत्थरों पर लिखेगा, इन्हीं पर तो लिखेगा। और यही इसका आंसर है कि प्राचीन काल का मानव पेड़ के पत्तों पर लिखता था, पत्थरों पर लिखता था और इमारतों पर लिखता था, क्योंकि उसे उस समय कागज का ज्ञान नहीं था, उसे कागज का ज्ञान नहीं था। इसीलिए वह जो लिखता था वो पेड़ के पत्तों पर लिखता था और पत्थरों पर लिखता था। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर मिल गया कि प्राचीन काल का मानव किस पर लिखता था। तो ताड़पत्रों, ताम्रपत्रों और भोजपत्रों, ये पेड़ों से प्राप्त होते हैं पत्ते, उन्हीं पर वो लिखता था। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इतिहास जानने के स्रोत, तो इतिहास जानने के स्रोत क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है अभिलेख। इतिहास जानने के स्रोत में सबसे नंबर 1 पर आता है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख। अब अभिलेख क्या होता है, अभिलेख के अंतर्गत जैसे सिक्का आता है, ठीक है, सिक्का, या फिर बात करें मुहर। ठीक है, अब ये इतिहास लेखन में किस तरह से अपना योगदान देती हैं या निभाती हैं, अब हमें ये जानना चाहिए। सिक्के पर एक चित्र बना था, आप अपनी पुस्तक में देखने का प्रयास करें। कुमारगुप्त प्रथम घुड़सवारी करते हुए दिखाए गए। इसका मतलब क्या है कि कुमारगुप्त प्रथम एक अच्छे घुड़सवार थे। ये इतिहास लेखन में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, और दूसरी बात तो ये कि सिक्का वह किस धातु का बना हुआ है। जिस धातु का बने, जैसे मान लीजिए वह चांदी का बना हुआ है या सोने का बना हुआ है, इससे ये पता चलता है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये कहीं ना कहीं सिक्का और मुहरें इतिहास लेखन में एक अहम भूमिका निभाती हैं। यही अभिलेख के रूप में कहीं ना कहीं इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती चली आ रही हैं और निभाती भी रहेंगी। अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि सर्वप्रथम विश्व में अभिलेख लिखने का कार्य किसने चालू किया। सर्वप्रथम विश्व में अभिलेख लिखने का कार्य किसने आरंभ किया या प्रारंभ किया। तो डेरियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, डेरियस। देखिए डेरियस वह शासक था जिसने पूरे विश्व में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया था। आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि पूरे विश्व में अगर अभिलेख लिखने का कार्य डेरियस ने किया तो भारत में किसने किया। तो भारत में अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, अशोक। अशोक सम्राट ने अभिलेख लिखने का कार्य सबसे पहले प्रारंभ किया था। अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देखिए यहाँ से हमने जान लिया कि पूर्व या फिर प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने जाना पुरातत्व या पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं। ठीक है, आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम जानेंगे अभिलेखों के बारे में, वो तो हमने जान लिया। उसके बाद अब हम जानेंगे कि रामायण किसने लिखी। तो रामायण किसने लिखी, आपको पता होगा। रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी और वहीं महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो कौटिल्य या फिर चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजतरंगिणी ये कल्हड़ की रचना है। ठीक है, मेगस्थनीज की प्रमुख पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने एक बात और भी कही थी कि इतिहास हमें क्यों जानना चाहिए।
देखिए, इतिहास हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इतिहास से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमें किन नीतियों का पालन करना चाहिए और किन नीतियों का नहीं। कुछ ऐसे शासक हुए जो अपनी गलती और नीतियों के कारण अपने साम्राज्य का पतन देखा है उन्होंने, और कुछ राजाओं ने अपनी उन्हीं गलतियों को सुधार कर एक अच्छी भूमिका निभाई है इतिहास में। तो हमें उन बातों का अनुसरण करना चाहिए जो अच्छी हों, और जो बुरी बातें हैं उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। यही हमें इतिहास से सीख मिलती है और इसीलिए हमें इतिहास को जानना चाहिए। आप यहाँ पर विस्तार से जान सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।